ये जो कैप्टन बनाए गए हैं, कोच है, डायरेक्टर है, सिलेक्शन कमेटी है, ये फरवरी में ये सारा कुछ खत्म हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है। जो हेड कोच साहब अनाउंस किए गए हैं, टीम डायरेक्टर भी वही अनाउंस हो गए, हेड कोच भी हो गए हैं, फिर वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अनाउंस हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। सबसे मेन टॉपिक मेरा आज होगा कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने की वजह और इसके पीछे कौन था। क्या टीम बॉन्डिंग खत्म हो चुकी है इस वक्त, आपस में प्लेयर लड़ चुके हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, राशिद लतीफ ने गवर्नमेंट चैनल पे बैठ के, इतने बड़े चैनल पे बैठ के उन्होंने बताया था कि जो पीसीबी का चेयरमैन है, क्योंकि जो पाकिस्तान में चेयरमैन लगता है वो इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का ही होता है उसके पीछे, तो वो उन्होंने बताया था पीसीबी का जो चेयरमैन है जका अशरफ जो है, वो बाबर आजम की कॉल नहीं उठा रहा। तो उन्होंने पहले तो राशिद लतीफ के अगेंस्ट ट्वीट्स करवाई कि राशिद ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, वो जो ब्लैकमेलर है वो बढ़ चढ़ के आ गया है कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। उसने ही फिर इन लोगों ने एक चैट बनवाई, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ये जितने भी इंडियन पाकिस्तानी ये समझ लेंगे इस फ्रेज को कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर होता है ना, वही अपनी चीजों को छुपाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ना भागदौड़ करने लग जाता है। तो उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के एक प्राइवेट चैट बाबर आजम की लीक कर दी, जिसमें बाबर आजम बाद में तो उन्होंने सॉरी की, क्योंकि जो उन्होंने डैमेज करना था, जो उन्होंने करना था वो कर दिया, एजेंडा उनका कामयाब हो गया। उसके बाद उन्होंने बैठ के सॉरी कर दी, क्योंकि बेशरम से लोग हैं दोनों ही वही। तो अब बाबर आजम कह रहे हैं कि मैं एफआईआर फाइल करूंगा, तो करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो इससे रिलेटेड मैं बात ये करूंगा कि जो सारा बाबर और रिजवान के ऊपर जो ये दायरा तंग किया जा रहा है, इसकी वजह सिर्फ यही है, जो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं यहाँ भी ये वीडियो लगा दूंगा कि समझने वाली बात है। इसी वजह से इन दो प्लेयर्स के ऊपर और पाकिस्तानी टीम के ऊपर ये सारे प्रोपेगेंडा चल रहे थे। क्योंकि अगर आप पीएसएल में देखेंगे तो बाबर आजम पिशावर ज़ल्मी से खेलते हैं और उनकी कोई भी ऐसा स्पॉन्सर नहीं है, सैरोगेट बैटिंग कंपनी का कोई स्पॉन्सर नहीं है। मोहम्मद रिजवान जिस फ्रेंचाइज से खेलते हैं, मुल्तान सुल्तान, उसको स्पॉन्सर था सैरोगेट कंपनी का वुल्फ न्यूज ऐसे समथिंग करके। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने वो भी जो लोगो था उसके ऊपर टेप लगा के, ब्लैक टेप लगा के उसको हाइड कर दिया था कि मैं ये चीज अलाउ नहीं कर सकता। बाबर और रिजवान के अगेंस्ट जो कुछ एजेंडा चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है, इन्होंने जो सैरोगेट कंपनी बंद कराने के पीछे पाकिस्तान में सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का है। क्योंकि बाबर आजम ने 250 मिलियन रुपीस ठुकराए हैं, रिजवान ने 100 मिलियन रुपीस ठुकराए हैं। और रिजवान ने तो बैटिंग कंपनी का, सैरोगेट बैटिंग कंपनी का लोगो लगाने से भी अपनी शर्ट में मना कर दिया था। पीएसएल में भी ये इन हो चुकी थी, 4 टीम्स थी जिनके ऊपर ये जिनके साथ जिनको स्पॉन्सर किया हुआ था। एक कलंदर्स की टीम थी, एक किंग्स की टीम थी, एक ग्लैडिएटर्स की टीम थी और एक सुल्तान्स की टीम थी। तो ये 4 टीम्स के ऊपर सैरोगेट कंपनीज के लोगो थे, पीछे बड़े बड़े लोगोस थे। तो इन लोगों ने इस चीज को बैन करवाया और वही इन्फ्लुएंस इस चीज का है कि क्योंकि इस माफिया का बहुत पैसा है, ये पूरा दुनिया में माफिया बैठा हुआ है। तो उन्होंने वो इनके अगेंस्ट हो गए कि हमें ऐसा कैप्टन नहीं चाहिए। क्योंकि जो बाबर आजम और रिजवान है ये पूरे पूरे इस चीज के खिलाफ है। जब बाबर आजम एलपीएल खेलने भी गया तो उसने वहां भी रिक्वेस्ट की कि मैं ये सैरोगेट कंपनीज जो है ना, इनका लोगो लगा के नहीं खेल सकता। इसी सिलसिले में, इसी चक्कर में एक प्लेयर ने, जो नसीम शाह है, उसने तो कोयटा से कल अनाउंस हो गया कि वो कोयटा में खेलना नहीं चाहता। फिर एक और प्लेयर है, उसकी भी न्यूज आ जाएगी। ये सारा चक्कर, मेन चक्कर यही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब के पीछे कौन है, बाबर को कैप्टनसी से हटाने के पीछे। और ये कौन टीम बॉन्डिंग तोड़ रहा है। टीम बॉन्डिंग बिल्कुल टूट चुकी हुई है। क्यों टूटी है? क्योंकि जब बाबर आजम कॉल कर रहा था जका अशरफ को, वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो एक ऐसा प्लेयर है जिसकी कॉल पिक हो रही थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब उसको कैप्टनसी दे दी गई है। तो इतनी टीम के अंदर लड़ाइयां झगड़े होना शुरू हो गए थे। जैसे हमारी 2010 वाली और 90s वाली क्रिकेट थी, आपस में लड़े हुए थे, कोई उसकी कैप्टन की बात नहीं सुनता था। अब जो एक साहब हैं जो बैठ के कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने नहीं किया, हो सकता है आपने ना किया हो, उसके अगेंस्ट एजेंडा ना चलाया हो कैप्टनसी के, लेकिन यूनुस खान के अगेंस्ट जब कैप्टनसी का एजेंडा चला था तब आपने हाथ रखा था, हल्फ उठाया था। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद बाबर आजम को जब ये सारे मसले चल रहे थे तो आपने, इन लोगों ने साउथ अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच था उसमें ही इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हम इस टीम को डिसऑन करते हैं, ये टीम ही इंजमाम उल हक और बाबर आजम की है, जो भी मसले होंगे वो इनके ऊपर होंगे। जैसे ही पाकिस्तान वो वापस आया तो कैप्टनसी की बातें शुरू हो गई
और 2 कैप्टन इन्होंने पहले से रेडी किए थे। बाबर आजम रिजाइन दे के गया है, उसके घंटे डेढ़ बाद इन्होंने कैप्टन अनाउंस कर दिए। तो मतलब ये सारा कुछ पहले से ही चल रहा था। बाबर ने रमीज राजा को भी बता दिया था कोलकाता में जो मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड से एक दिन पहले कि इन्होंने ये मेरे से ये कर रहे हैं, मैंने खुद छोड़ देनी है, मेरा दिल नहीं ये कर रहे हैं। तो मतलब इतना प्रेशर किया गया और इस मेन जो सारी चीज है इसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है जुआ। सीधी सी बात है। इन लोगों ने अगर देख लीजिएगा आप एक के आइंदा आने वक्तों में शायद पीएसएल में वापस आ जाए सरोगेट कंपनीज, ऐड आने पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो जाए। तो अगर ये होता है तो इसका क्लियर एविडेंस ये होगा कि इनको हटाने के पीछे इन लोगों का इसलिए हाथ था क्योंकि ये इन चीजों के अगेंस्ट खड़े थे। बाबर आजम कैप्टन, उसकी कैप्टनसी बुरी है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि भाई वो बहुत अच्छा कैप्टन है, लेकिन वो इस चीज के खिलाफ था। वो अपनी टीम के आसपास भी इन चीजों को आने नहीं था देता। तो अब राशिद लतीफ की ही मैंने बात सुनी है कि अब ये जो सारी चीजें वो फिर से पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वॉल्व हो सकती हैं। और जो भी इनकी दोस्ती यारी थी, जिसको ये दोस्ती यारी कहते थे, लेकिन वो इकट्ठा एक ग्रुप बना था 11 प्लेयर्स का, अब वो टूट चुका है। तो आगे आज ही मैं उनकी वीडियो सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि जितनी मर्जी अब कोशिश कर लें, लड़के वापस एक साथ एक 11 जो ग्रुप होता है ना वो नहीं हो सकेगी। टीम लड़के 11 इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन एक टीम नहीं बनेगी। इतनी इन लोगों ने एक दूसरे के अगेंस्ट बातें फैलाई हैं कि तुम कैप्टन का फोन नहीं उठा रहे, दूसरे प्लेयर का तुम फोन उठा रहे हो। तो क्या माहौल होगा ड्रेसिंग रूम में, मुझे इस वक्त मतलब वो सोच की हैरानी होती है कि क्या माहौल होगा। फिर हफीज साहब पे बात करते हैं। हफीज साहब टीम डायरेक्टर भी बन गए हैं, हेड कोच भी बन गए हैं। पता नहीं उन्होंने हेड, सबसे बड़ी बात कि हफीज साहब जो है उन्होंने कोचिंग का लेवल 2 किया हुआ क्लियर, या वो वैसे बड़ी बातें करते हैं टीवी पे आके ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। उनको किसी टीम डायरेक्टर का, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है उनको, या उन्होंने कोई पीएसएल की टीम कोच की हो या कोई डोमेस्टिक की टीम कोच की हो, कहीं पे उन्होंने किसी भी टीम के साथ एज अ मैनेजमेंट में कोई भी किसी भी शोबे में वो साथ रहे हो, वो किसी शोबे में साथ नहीं रहे। तो टीवी पे बैठ के बातें करना आसान होता है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वो सारी चीजें भूल के वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो। फिर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया वहाब रियाज को। वो चॉइस अच्छी है वहाब रियाज की, क्योंकि वहाब रियाज जितने भी करंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके साथ वो खेले हुए हैं। अभी भी करंट प्लेयर थे, उनको पेशावर जलमी ने प्लेटिनियम में ही उनको रिटेन किया था। लेकिन जब इनको ये आज चेयरमैनशिप मिली है सिलेक्शन कमेटी की, तो उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ले ली पीएसएल। अब वो वहाब रियाज नहीं खेलेंगे, लेकिन उनके पास एक दूसरी भी पोस्ट है, उसको छोड़ते हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन दो पोस्ट हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। फिर हफीज साहब है, उस चीज पे मुझे कंसर्न है कि उन्होंने आई थिंक एक भी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला भी नहीं है। अब वो एज अ हेड कोच बन के जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त किन हाथों में है और क्या इसका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये आप सबको पता है। फिर जहां तक एक और आखिरी बात मैं करूंगा, मुझे जहां तक लगता है कि ये जो कैप्टन बनाए गए हैं, कोच है, डायरेक्टर है, सिलेक्शन कमेटी है, ये फरवरी में ये सारा कुछ खत्म हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि फरवरी में इलेक्शन होने हैं। इसको जो जका अशरफ को एक्सटेंशन मिली थी 4 महीने की, तो फरवरी में इसकी एक्सटेंशन खत्म हो जानी है। तो नया क्रिकेट बोर्ड आएगा, नया सेटअप होगा। मुझे जहां तक लगता है इन्होंने इन सबको फारग कर देना फिर से। तो ये क्रिकेट बोर्ड में जो भी सर्कस लगी हुई है ना, ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं जा सकती। मैं ये बात कहूंगा इन लोगों को कि मुझे कोई मसला नहीं है बात कहने में कि अगर इनको सीखना है ना क्रिकेट कैसे चलाना है, तो इंडिया से देख लें। वो भी तो क्रिकेट चला रहे हैं, वो कैसे अपने प्लेयर्स को मैनेज करते हैं, उनकी कैसे टाइम पे उनको पे देते हैं, कितनी वो पे करते हैं कि उनको किसी और जगह खेलने की जरूरत ही नहीं है। अगर उनका प्लेयर डोमेस्टिक भी खेलता रहे पूरी जिंदगी, तो फिर भी आराम सुकून से अपनी पूरी अच्छी खासी जिंदगी गुजार सकता है। ये हैंड टू माउथ नहीं, बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी सिर्फ डोमेस्टिक खेल के ही अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छाई किसी से भी ले सकते हैं। तो मतलब हम लोग उल्टे काम सीख लेते हैं, सीधे काम हम लोगों ने नहीं सीखने। तो इस वक्त पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान टीम में बहुत मुश्किल हालात में। अल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो, टीम बॉन्डिंग बनी रहे। लेकिन हालात बहुत मुश्किल कर लिए हैं इन लोगों ने। जो प्लेयर्स थे, इकट्ठे थे, ग्रुप था, वो इन्होंने तोड़ दिया ये चीजें हरकतें करके, और हमारे प्लेयर भी इनकी बातों में आ गए। मुझे लगता था कि ये टीम कभी भी नहीं टूट सकती, इनका ग्रुप जो है, इनकी बॉन्डिंग कभी भी नहीं टूट सकती, लेकिन
ये जो नया बोर्ड आया इसने ये करके दिखा दिया, इसने सब कुछ सारा कुछ तोड़ के रख दिया है। अब दुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे, लेकिन इनके आपस में दिल अब मिल नहीं सकते। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।